हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पूरी आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का एग्रीकल्चर चैप्टर ज्योग्राफी का, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पिछले की वीडियो में हम एग्रीकल्चर का मीनिंग कर चुके हैं, टाइप ऑफ फार्मिंग कर चुके हैं, सीजनल क्रॉप्स पढ़ चुके हैं, और हम क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ रहे हैं। कभी हम वीट के बारे में पढ़ा है, राइस के बारे में पढ़ा है, टी और शुगर केन, कॉफी, मेज, रागी, मोटे अनाज, हमने एक एक कर कर हर क्लाइमेटिक कंडीशन और कहाँ पर कौन सा क्रॉप ग्रो होता है वो समझ लिया है। अब हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, आज हम पहले करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर। क्या होता है हॉर्टिकल्चर, पहले हमें वर्ड को समझना पड़ेगा, फिर आप नहीं भूलेंगे। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। खाते हैं ना आप अपनी डाइट में, और बहुत हेल्दी हैं और खाने भी चाहिए। ठीक है, तो वेजिटेबल और फ्रूट्स को जब आप ग्रो करते हैं तो उन क्रॉप्स को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। समझ में आ गया आपको। देखें, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। यानी हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रो किया जाता है। इंडिया इज प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। हमारे यहाँ पर जो ट्रॉपिकल रीजन में फ्रूट्स होते हैं वो भी आराम से ग्रो हो जाते हैं, और जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं जो इस रीजन में ग्रो होते हैं वो भी हमारे यहाँ पर फ्रूट्स ग्रो होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रूट्स इन ग्रेट डिमांड, आपको पता है पूरे विश्व में फ्रूट्स की बहुत डिमांड है। और आप थोड़ा सा बीमार हो जाओ तो डॉक्टर कहते हैं फ्रूट्स तो डाइट में होने ही चाहिए, रेगुलर डाइट में भी होने चाहिए आपके। ठीक है, फास्ट फूड को अवॉइड करेंगे और फ्रूट्स को आप ऐड करेंगे। देखिए आप कितने बच्चे मानेंगे। मैंगोज ऑन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। उठा लो मैप, लिखो मैंगो, और आप वहां पर फिल करो कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के अंदर, वेस्ट बंगाल में और आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में मैंगो ग्रो किया जाता है। खाते हैं आप, बहुत अच्छा लगता होगा। ग्रो तो ये महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है, बट मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैंने देखा है वहां पर मैंगो को ग्रो करते हुए। उसके इतनी ज्यादा टाइप्स को होते हैं मैंगो के। ठीक है, चाहे उसे सुंदूरी कह दो और दशहरी कह दो, तो अलग अलग है। बहुत जूसी है, बहुत ही अच्छा होता है मैंगो। खाते हैं आप, खाना चाहिए। ठीक है, तो मैंगो आपको याद हो गया होगा कि महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में पैदा होता है। उसके बाद आप देखो, ऑरेंज नागपुर महाराष्ट्र और चेरापूंजी में पैदा होता है। सिंपल सी बात है, ये भी बहुत जूसी फ्रूट है। ठीक है, और ये नागपुर और चेरापूंजी में बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। अब आगे हम चलते हैं बनाना। बनाना केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होता है। लीची और गवावा उत्तर प्रदेश और बिहार में होते हैं। पाइनएप्पल मेघालय में होता है। ग्रेप्स आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में होते हैं। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स जम्मू कश्मीर में होते हैं और हिमाचल प्रदेश में होते हैं। अच्छा, एक बात देखो, जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि वॉलनट, ये बहुत बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर में पैदा होता है। आपको पता है कि ड्राई फ्रूट तो आप भी खाते हैं और बहुत ज्यादा महंगे भी होते हैं, तो आप बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर में होता है। उनकी रेगुलर डाइट में, उनके ब्रेकफास्ट में ही वो ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा कितने वो हेल्दी होते हैं, और हाइट उनकी कितनी अच्छी होती है। उनके गाल जो होते हैं वो बिल्कुल लाल लाल होते हैं, है ना। तो आपको अपनी डाइट में हेल्दी होने के लिए क्या ऐड कर लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स। तो याद रहेगा आपको कि वॉलनट्स बहुत बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर में पैदा होते हैं। अगर आम की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा पैदा होते हैं। तो यहाँ पर पूरी बायोग्राफी हमने पढ़ ली है कि फ्रूट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, और फ्रूट्स एक कैसा क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स। 100 में से 13% जो वेजिटेबल है वो हमारे देश में ग्रो होता है। अच्छी बड़ी मात्रा है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज एंड टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। कैबेज है, टमाटो है, पोटैटो है, पी है, कॉलीफ्लावर है, ऑनियन है। दीज ऑल आर टाइप ऑफ वेजिटेबल प्लांट्स। और हमारे देश में 13% बहुत बड़ी मात्रा में वेजिटेबल ग्रो होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आप इसको मैप की हेल्प से इसको भी फिल करेंगे। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल को कभी नहीं भूलेंगे, और प्लस आप स्टूडेंट हैं, आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि आपकी डाइट में वेजिटेबल
और फ्रूट्स होने ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। प्रॉमिस तो कर लोगे, पूरा कितना करोगे यार? रोज फास्ट फूड की आपको आदत पड़ गई है, वो आप खाते हैं जो हेल्दी नहीं है, लेजी फील करते हैं और रोज आप अपने आप प्रॉमिस को तोड़ते हैं, कहते हैं कल पढ़ लेंगे। वो आपके फास्ट फूड डाइट की वजह से हो रहा है, मत खाया करो। ठीक है, अब हम देखते हैं रबड़। रबड़ एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, रबड़ प्लांट रॉ पैदा होता है, इंडस्ट्रीज के लिए होता है, और आपको पता है बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें इससे बनती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? रबड़। ठीक है, इट इज एन इक्वेटेरियल क्रॉप बट अंडर द स्पेशल कंडीशन इट इज ऑल्सो ग्रो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स एरिया। इट मीन्स वैसे तो रबड़ जो है वो इक्वेटेरियल टेम्परेचर और इस एरिया में ही पैदा होते हैं, लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन जो रिक्वायरमेंट है रबड़ का वो दे दिया जाए तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी पैदा आराम से हो जाती है। इतनी बात आपको समझ आ गई। रिक्वायर मॉइस्ट, मॉइस्ट और ह्यूमिड मैंने आपको बताया, जहां हाई टेम्परेचर होता है, वाटर वेपर जो होते हैं क्लाइमेट में बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसको क्या जरूरत होती है? हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है विद द रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। लगाओ दिमाग, अभी खाओ पियो और डाइजेस्ट कर लो कि रबड़ को ग्रो करने के लिए ज्यादा बारिश और ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। बारिश तो देखो 200 सेंटीमीटर को भी पार कर गया, तो ज्यादा बारिश की जरूरत होती है। समझ में आ गया आपको? तो सीधी सी बात है, राजस्थान में तो पैदा नहीं होगा। जब आप कंडीशन को मैच करेंगे ना, सोचेंगे लॉजिकली, तो फिर आप भूल ही नहीं सकते। रट्टा थोड़ी लगाना कि 200 पे होता है, 300 पे होता है, 10 पे होता है, नहीं। ठीक है, तो बारिश ज्यादा चाहिए और आपको क्लाइमेट में टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए अगर आपको रबर को ग्रो करना है तो। ठीक है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, रॉ मटेरियल है ये। इट इज मेनली ग्रो इन द केरला। कहाँ कहाँ पे होता है? उठा लो मैप को। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार और गारो हिल्स ऑफ मेघालय ईस्ट में। तो ये तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में, दक्षिण भारत में भी होता है, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी होता है और गारो हिल्स ऑफ मेघालय में भी होता है। तो मैप उठाओ, फील करो कि रबड़ कहाँ कहाँ पैदा होती है, और फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया रैंक्स 5th अमोंग द वर्ल्ड नेचुरल रबड़ प्रोड्यूसर। पूरे विश्व में रबड़ उगाने में हमारा 5वां नंबर है। तो बहुत अच्छी बात है कि इंडस्ट्रीज के लिए ये रॉ मटेरियल यूज होता है और हम बहुत बड़ी मात्रा में अपने देश में इसको उगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं? जूट है, कॉटन है, रॉ है, प्लांट में ये पैदा होते हैं, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर होती है और फिर आप इनको पहन लेते हैं एज अ क्लोथ। तो फाइबर क्रॉप्स होती हैं जो कपड़ा प्रोड्यूस कर रही हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, फाइबर जो क्रॉप्स होते हैं ये फाइबर नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है। नेचुरल में देखो, जूट और कॉटन दोनों नेचुरल फाइबर हैं। ठीक है, ग्रोथ होते हैं प्लांट के साथ और प्रोसेसिंग के बाद ये कपड़े को बना दिया जाता है। और नाइलॉन क्या है? ये एक सिंथेटिक है, नेचुरल फाइबर नहीं है। बात समझ में आई आपको? अब देखें कि फाइबर में आपको क्या क्या कैटेगरी देखनी है। बहुत सिंपल है, आराम से आपको याद हो जाएगा। कपड़े तो आप पहनते ही हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। कॉटन, जूट एंड हेम्प। हेम्प होता है मोटा धागा जिससे रस्सी बनती है। ठीक है, कॉटन, जूट एंड हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। भारत में 4 तरह के नेचुरल फाइबर्स को ग्रो किया जाता है। हेम्प है, जूट है, कॉटन है और सिल्क है। लेकिन द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स। कॉटन भी प्लांट में पैदा हो गया, जूट भी क्रॉप है और हेम्प भी क्रॉप है, लेकिन चौथे नंबर पर सिल्क, वो प्लांट से ग्रो नहीं होता। सिल्क वॉर्म, एक सिल्क का कीड़ा होता है, उससे पैदा होता है। बात समझ में आ गया? देखो क्या लिखा हुआ है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म फेड ऑन अ ग्रीन लीफ स्पेशली मलबरी। ठीक है, ग्रीन लीव्स पर जो सिल्क वॉर्म होते हैं, ये जो कीड़े होते हैं ये पैदा होते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं। और स्पेशली जो मलबरी के प्लांट हैं और लीव्स हैं बहुत ज्यादा ग्रीन होते हैं, तो इनके ऊपर इनको ग्रो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सड़क पे ये कीड़े पड़े हों, उठाए और इनसे सिल्क निकाल लिया, नहीं। प्रॉपर आप ये पिक्चर को आप देख रहे हैं,
इस पिक्चर को देख रहे हैं, पूरा इनको अच्छे से प्रोसेस इनकी ग्रो कराया जाता है। यहाँ पर देखो, इन कीड़ों को अच्छे से ग्रो किया जाता है और उसके बाद सिल्क वॉर्म से कोकून के जो थ्रू है क्या निकाल लिया जाता है, सिल्क। एक्सपेंसिव है, साड़ी बनती है और अलग तरह के फैब्रिक बनते हैं और आप इनको पहनते हैं और बहुत शाइनी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये प्लांट से ग्रो नहीं होता, आज के बाद आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड, फाइबर क्रॉप्स कपड़े को बनाने के लिए उगाई जाती हैं। रॉ मटेरियल है, कॉटन है, जूट है, हेम्प है और सिल्क है। और आपको अच्छे से फाइबर क्रॉप्स के बारे में समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे चलते हैं। फाइबर क्रॉप्स में अभी हम कॉटन और जूट पढ़ लेते हैं, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ लेते हैं, कौन सी मिट्टी में कितने बारिश में ये पैदा होते हैं, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये देखो कॉटन, कॉटन के कपड़े आप पहनते हैं, कॉटन काली मिट्टी में पैदा आराम से हो जाती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। आपको पता है, जब मैंने आपको टी पढ़ाया तो मैंने आपको क्या बोला कि टी आपने इसको खुद नहीं सीखा, जब ब्रिटिशर्स हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे उन्होंने आपको सिखाया। लेकिन जो कॉटन है, ये हिस्टोरियन बिलीव करते हैं कि हमारे देश का ओरिजिन हमारे देश में ही पैदा हुई है, हमने दूसरों को सिखा दिया होगा। बात समझ में आई? टी आपने ग्रो करना किसी और से सीखा है और जो कॉटन है वो हमारे देश में पहले से एंशिएंट टाइम से ही ग्रो हो रहा है और फाइन क्वालिटी का हो रहा है। समझ में आ गया? वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन एक रॉ मटेरियल है और बहुत बड़ी डिमांड है इसकी इंडस्ट्रीज में कपड़ा बनाने के लिए। आपको पता है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, पूरे विश्व में हमारा तीसरा नंबर आता है कॉटन को ग्रो करने में। कॉटन ग्रो वेल इन द ड्राइड पार्ट्स ऑफ ब्लैक सॉइल। अच्छा, इस बात को समझो, क्या लिखा हुआ है, ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक सॉइल। इट मींस कि काली मिट्टी में ग्रो करती है, ठीक है, लेकिन काली मिट्टी सूखी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ड्रायर, सूखी होनी चाहिए, चिपचिपी, और उस टाइम पर उसमें पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉटन अच्छे से ग्रो होगा ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक सॉइल। दक्कन प्लेट्यू, आपको पता है भारत का जो दक्षिण भारत है पूरा, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में काली मिट्टी है। ठीक है, और आपको ये बात भी पता होना चाहिए काली मिट्टी कैसे है वहां पर, क्योंकि आपको पता है जो पेनिसुलर प्लेट्यू है, आपको मैंने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में 9th में ये बात पढ़ाई है। तो जो आपका दक्कन प्लेट्यू है, ये पेनिसुलर प्लेट्यू है, ये कहाँ से बना हुआ है? ये पुराना है, बहुत पुराना, लैंड गोंडवाना से टूटकर और तब ये बना है। तो और यहाँ पर तब पहले क्या होता था, वेलकैनो इरप्शन। तो वेलकैनो इरप्शन हुए हैं और प्रोसेसिंग के बाद, सप्रेशन के बाद धीरे 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 टेक्सचर चेंज हुआ है और मिट्टी का रंग काला पड़ गया है। बात समझ में आई कि यहाँ पर काली मिट्टी कैसे मिलती है? तो होपफुली यू अंडरस्टैंड कि जो कॉटन है वो ब्लैक सॉइल में पैदा होता है और दक्कन प्लेट्यू में काली मिट्टी है, तो यहाँ पर कॉटन बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। रिक्वायर अ हाई टेम्परेचर, कॉटन को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। लाइट रेन, थोड़ी बारिश से भी काम चल जाएगा। 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज, इसका मतलब क्या होता है? 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज, बेटा इसका मतलब होता है स्प्रिंग और ऑटम सीजन के बीच में, यानी स्प्रिंग का लास्ट डे जब बर्फ पड़ती है और उसके बाद ऑटम, स्प्रिंग से ऑटम, ऑटम में जब वो पहला दिन जब क्या शुरू होता है, बर्फ पड़नी शुरू होगी, तो बीच में फ्री डेज जब बर्फ नहीं पड़ती है, ओले नहीं पड़ते हैं। बात समझ में आ गई? स्प्रिंग और ऑटम का बीच का टाइम 8 से 10 महीने, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। आपको समझ में आ गया? दिस इज द परफेक्ट टाइम जब कॉटन को ग्रो किया जाता है। बात समझ में आई है आपको? एंड ब्राइट शाइन की जरूरत होती है, इट मींस सूरज बहुत तेज हो, यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, बारिश कम चाहिए और फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, ऑलमोस्ट 210, 8 से 10 महीने का पूरा टाइम लगता है कॉटन को मैच्योर होने में, पूरा प्लांट अच्छे से ग्रो करने में। ठीक है, छोटी सी फसल नहीं है कि 1-2 महीने में हो जाएगी। कहाँ कहाँ ग्रो होती है? उठाओ मैप, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश आर द मेजर कॉटन प्रोड्यूसर स्टेट। भारत के अंदर ये सारे स्टेट्स हैं जहां पर कॉटन को उगाया जाता है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, हमने क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग क्रॉप्स के पढ़े हैं, आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। हम नोट्स भी दे देते हैं, आपको टेबल बना के दे देंगे, रटना नहीं है। एक बार आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, मैप पे फिल कर लिया अपने हाथ से, आप कभी भी नहीं भूलेंगे।
अगर कॉटन महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होता है तो होता है क्योंकि बेटा वहाँ काली मिट्टी है, तो और वहाँ और कॉटन को उगाने के लिए चाहिए। राजस्थान में थोड़ी फिल कर दोगे। आई बात समझ में? होपफुली आपको कॉटन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं जूट। जूट का आप कलर देख रहे हो, गोल्डन कलर का है, ठीक है। तो इसको जूट को हम क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, कॉटन को नहीं कहते। बहुत सारे बच्चे जब ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो कॉटन फिल करके आ जाते हैं, नहीं। जूट को हम क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। आपको पिक्चर से समझ में आ जाएगा, इसका जो जूट का कलर होता है ना, वो होता ही गोल्डन है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन, ठीक है। ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, ऐसी मिट्टी जिसमें लगातार पानी का बहाव होता है। जैसे फ्लड प्लेन, जिस जिस जगह पर बाढ़ आती है तो वहां की जो अपर लेयर होती है मिट्टी की, वो रिउंड हो जाती है, ठीक है। वो बार बार मिटती रहती है। देखो पानी आया और पानी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जमीन का, उसको बहा के ले जाएगा, तो मिट्टी बार बार रिउंड होती रहेगी, बदलती रहेगी, जल्दी 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 जल्दी। बात समझ में आई आपको? तो फ्लड प्लेन में जूट को ग्रो करना बहुत आसान होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। और ये कहाँ कहाँ ग्रो होता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में, उड़ीसा में, मेघालय में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में तो बहुत ही बड़ी मात्रा में जूट को ग्रो किया जाता है, बिहार में किया जाता है, असम में किया जाता है, मेघालय में किया जाता है। बट फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको ये कैसे याद होगा? विद द हेल्प ऑफ मैप। मैप उठाओ, जूट लिखो, जहां जहां पे इसको होता है ये ग्रो, उसको फिल कर लो। अगर वेस्ट बंगाल आपने एक बार भर लिया ना, तो आपका जो ये सेंस ऑर्गन है ना, आई, ये फिट कर लेगा कि हाँ वेस्ट बंगाल में भरा था। आपका हाथ कर्नाटका की तरफ नहीं जाएगा, आपका हाथ तमिलनाडु की तरफ नहीं जाएगा। बात समझ में आ गया क्या कहना चाहती हूँ? कि जूट एक को हम क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इन स्टेट्स में ये ग्रो होता है, फ्लड प्लेन्स में अच्छे से ग्रो होता है क्योंकि मिट्टी बार बार जल्दी जल्दी रिन्यूड होती रहती है, प्लस ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग द गनी बैग। गनी बैग क्या होता है? बोरी होती है ना, मोटे मोटे रस्सी सी, आपने देखी होंगी उसको, गेहूं को, चावल को रखने के लिए। तो गनी बैग्स बनते हैं, मैट्स बनते हैं, रोप्स बनते हैं, यान बनता है, कारपेट बनता है और अदर आर्टिफैक्ट। बहुत सारी चीजें जूट से बनाई जाती हैं, स्पेशली जूट बैग्स, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक मुसीबत भी है, इसका एक डीमेरिट है। पेपर में अलग से पूछ लेते हैं कि जूट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, दैट्स व्हाई इट्स डिमांड डिक्रीज। लगातार जूट की डिमांड मार्केट में घट रही है क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा होता है। और इसको रिप्लेस कौन कर देता है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड नाइलॉन, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स बड़ी डिमांड में है क्योंकि थोड़े से चीप होते हैं, थोड़े से सस्ते होते हैं। और जूट बहुत ही मजबूत नेचुरल फाइबर है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो उसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, तो इसकी जो डिमांड है वो मार्केट में घट जाती है। आया या नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमने जूट को पढ़ लिया, कॉटन को पढ़ लिया, फाइबर क्रॉप्स हमने अच्छे से समझ लिए, रबड़ के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? हम लैंड के बारे में करेंगे कि भारत के लैंड रिफॉर्म कैसे हुए हैं, क्या इश्यूज थे, आगे और कौन सी टेक्नोलॉजी हमें अपनानी है। तो पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। यहां तक हम अच्छे से हर क्रॉप्स जो भारत में ग्रो होती हैं, उनके क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ चुके हैं। एक बार मैप के साथ वीडियो में बैठना, वीडियो को सुनते रहना और मैप को फिल करते रहना। हो गया याद? कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन करो और आपको जो भी चैप्टर के नोट्स चाहिए वहां से मिल जाएंगे। आप मेरा अपना ऐप भी है नॉलेज हब के नाम से, प्ले स्टोर पे, आपको उसका लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो के बाद, इस वीडियो में मिल जाएगा आपको, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ऐप के थ्रू पढ़ो, नॉलेज हब के थ्रू पढ़ो, आप मेरे टेलीग्राम के थ्रू पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ो, ठीक है। इन वीडियोस को देखो, बस पढ़ते रहो, खुश रहो, पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है।